यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को शुद्ध हिंदी में पेशाब की अनियमितता बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि पेशाब करने में रेगुलरिटी नहीं है, या आप जब चाहते हैं तब पेशाब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपके ना चाहते हुए भी पेशाब की कुछ बूंदें निकल जाती हैं, या लगातार पेशाब निकलते रहता है, या आपके बाथरूम पहुंचने पहुंचने तक पेशाब निकल जाता है, तो इसी को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। पेशाब की अनियमितता 3 प्रकार के हो सकते हैं। एक है कि पेशाब लगातार आपके मर्जी के बिना चूता रहता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक-एक बूंद करके, या लगातार आपके कपड़े गीले होते रहते हैं। इसको कंटीन्यूअस इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। दूसरा एक होता है कि जब आप छींके, खाँसे या कुछ भारी वज़न उठा रहे हैं, कोई भी पेट पे प्रेशर पड़ रहा है, तो पेशाब निकल जाता है कुछ बूंद। इसको स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। और तीसरी जो चीज़ है कि आपको पेशाब ऐसा महसूस हुआ कि पेशाब लगा है, मगर आपके जाते-जाते बाथरूम तक कुछ बूंदें निकल जाती हैं, या आप उसको 5 मिनट, 10 मिनट भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जब पेशाब लगता है तो बहुत तेज़ तड़प महसूस होती है बाथरूम तक जाने की, और जाते-जाते कुछ बूंदें निकल जाती हैं। इसको अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। तीनों में से जो एक चीज़ बोलेंगे, कंटीन्यूअस इनकॉन्टिनेंस जो है, उसमें कुछ न कुछ एनाटॉमिकल डिफेक्ट होता है। वो एक्सरसाइज से नहीं ठीक हो सकता, या ऐसे ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए सर्जरी की ज़रूरत ही है। जाँच पड़ताल करके क्या गड़बड़ी है, कहीं रास्ता गड़बड़ हो जाता है, एक अननोइंग या जो नेचुरल रास्ता नहीं रहता है, उससे कुछ कम्युनिकेशन फिस्टुला बोलते हैं, या ऐसा कुछ बन जाता है जिसके कारण पेशाब लगातार निकलता है। बाकी दोनों भी, अगर पेशाब किसी का, अगर कोई भीग रहा है पेशाब से, कोई ड्राई नहीं है, तो उनको बहुत परेशानी होती है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, हमेशा एक स्मेल आती रहती है उनसे पेशाब की, कहीं ट्रैवल करने में उनको परेशानी है, कहीं 2 घंटे के लिए जाएँगे, बाथरूम मिलेगा, नहीं मिल पाएगा, हम उतने देर में पहुँच पाएँगे, नहीं पहुँच पाएँगे, हम अपने आप को सूखा रख पाएँगे, नहीं रख पाएँगे, हमारे कपड़े गीले हो जाएँगे, कैसे हम दूसरों से बात करेंगे, हमारे पास कोई बैठेगा, बात करेगा, नहीं करेगा, तो बहुत स्ट्रेस्ड लाइफ़ हो जाती है। पहला जो प्रकार है कंटीन्यूअस इनकॉन्टिनेंस, इसमें या तो बचपन से ही कोई ऐसी पेशाब के मार्ग में डिफेक्ट है, या कुछ खराबी है जिसके कारण परेशानी होती है। पेशाब का जो किडनी से जो पाइप आता है, वो पेशाब की थैली में ना लग के पेशाब के रास्ते में आके लग जाता है, और हमारे कंट्रोल करने की जगह से नीचे आके लगता है। ऐसे खास आमतौर पे महिलाओं में होता है, छोटी बच्चियों में होता है, लगातार पेशाब निकलते रहता है। एक ये कारण है। दूसरा कारण जो कंटीन्यूअस पेशाब लीक होने का है, कि महिलाएँ जब सर्जरी होती हैं, सर्जरी होने के बाद किसी भी तरह से पेशाब की थैली और बच्चेदानी के रास्ते में कुछ एक एब्नॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है। कभी जब बच्चा अटका हुआ है तब उसके कारण भी हो सकता है, या ऑपरेशन के दौरान अगर चोट लग गई, कुछ हो गया, या कभी-कभी कैंसर के कारण भी ऐसा हो सकता है। दूसरे प्रकार की अगर बात करें स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की, जब छींकते-खाँसते वक़्त अगर पेशाब निकल जाता है, ये मोस्टली ऐज के कारण होता है महिलाओं में। और महिलाओं का एक और, जो बच्चे डिलीवरी होते हैं और जब बच्चे निकलते हैं, तो पेल्विस के मसल्स जो है निचले भाग के, वो पूरे डायलेट होते हैं, बड़े होते हैं, फिर वो वापस अपने टोन में आने में समय लगता है। क्योंकि एजुकेशन और जानकारी के अभाव में सब लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, और रिहैबिलिटेशन या फिर से अपने वापस वो मसल टोन में आने में परेशानी होती है। इसके कारण वो कुछ लैक्सिटी रह जाती है, ढीलापन रह जाता है। और क्या होता है, जो भी नेचुरल सपोर्ट हैं, जो पेशाब की थैली यहाँ है, पेशाब का रास्ता यहाँ है, वो एक-दूसरे से अपने चिपके हुए हैं, वो सब में कुछ कमजोरियाँ आती हैं, और पेशाब रोकने की क्षमता कम हो जाती है। इसके कारण जब भी हम कभी छींकते हैं या खाँसते हैं, तो कुछ बूँदें पेशाब की निकल जाती है। इवन कभी-कभी हँसने पे भी निकलता है, ज़ोर से हँसी देने पे। तो आप सोच सकते हैं कितना परेशानी वाली ज़िंदगी रहती है, कितना उनको तकलीफ होती है, तो ये चीज़ है। कभी-कभी पुरुषों में भी ये होता है, ऑपरेशन प्रोस्टेट की सर्जरी के बाद में, और खासकर प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद में, जब प्रोस्टेट को पूरा निकाल दिया गया है, तो पुरुषों में भी ये परेशानी हो सकती है। तीसरी प्रकार की बात करें, जो अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ये मोस्टली एज रिलेटेड फैक्टर्स है। कभी-कभी डायबिटीज़ या कोई भी नस की बीमारी, जैसे दिमाग के नस की बीमारी, रीढ़ की हड्डी की नस की बीमारी, कोई भी ऐसी चीज़ जो पेशाब की थैली को सिग्नल देने में गड़बड़ी हो जाती है, उसके कारण
या कभी-कभी पुरुषों में प्रोस्टेट के कारण पेशाब में रुकावट है, या कुछ पेशाब की नली में सिकुड़न के कारण पेशाब में रुकावट है। इसके कारण क्या होता है, पेशाब की थैली जो है वो चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। बदलने के बाद वो जब आप नहीं चाहते हैं तब भी इतनी ज़ोर से दबती है कि आपको बहुत ज़ोर से पेशाब लगता है, और जाते-जाते कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप रोक नहीं पाते हैं और कुछ बूँदें निकल जाए। तो यही सब कारण हैं। और महिलाओं में एक और कारण मैं बताना चाहूँगा कि जब कोई बाहर जाता है, आजकल पुरुषों में भी जो हर जगह नहीं पेशाब कर पाते हैं, क्योंकि आजकल हमारे देश में अगर देखा जाए तो हर जगह पब्लिक टॉयलेट है नहीं। अगर आप कहीं बाहर जाते हैं और आपको पेशाब लगता है तो आप ये सोचना पड़ता है कि हम जाएँ तो कहाँ जाएँ? तो इसके कारण क्या होता है, पेशाब रोकने की एक प्रवृत्ति बन जाती है। ये पेशाब रोकने की प्रवृत्ति के कारण हल्का एक हमेशा पेशाब की थैली में रुकावट जैसा होता है, और ये होते-होते एक उम्र के बाद में पेशाब की थैली में चेंजेज़ आ जाते हैं, जिसके कारण वो ओवर एक्टिव ब्लैडर, अर्जेंसी और अर्जिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है। यंग एज में और बच्चों में कभी-कभी इन्फेक्शन के कारण ये स्थिति हो सकती है, खासकर गर्ल चाइल्ड में। मोस्टली जो कारण है बच्चों में, ये जन्मजात परेशानियाँ होती हैं। पुरुषों में कम ही देखा गया है। एक उम्र के बाद ये जो इनकॉन्टिनेंस है मोस्टली वो बुजुर्गों में ही देखा जाता है। जैसे एक आज के दिन मोतियाबिंद है, बुजुर्गों में होता है, वैसे ही पेशाब की भी परेशानियाँ बुजुर्गों में ही होता है या होती हैं। अब देखेंगे जैसे प्रोस्टेट बढ़ना, ये एक उम्र के बाद ही होता है, और प्रोस्टेट बढ़ने के कारण जो रुकावट होता है, ये आपको एक अर्जेंसी और अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस की तरफ ले जाता है। महिलाएँ जो बार-बार नॉर्मल डिलीवरी होती है, जिनके ऑर्गन्स या पेल्विक मांसपेशियाँ जो ढीली हो जाती हैं, तो इसके कारण भी उनको ये परेशानी होती है। तो एक बहुत बड़ा कारण है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने का। इसके इलाज में सबसे जो ज़रूरी है वो है आपका कारण जानना। ये और इसको किस टाइप का है, इसको कैरेक्टराइज़ करना। तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो हमारा और पेशेंट का इंटरैक्शन रहता है। जब हम बात करते हैं, हम सारे कारण जानने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद जब कारण पता चलता है तो फिर हम एक बिहेवियर और उनकी जो लाइफ़स्टाइल है उनके बारे में भी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ है हिस्ट्री के बाद, वो है ब्लैडर डायरी। ब्लैडर डायरी का मतलब होता है कि आप कितना पानी पीते हैं, कितना पेशाब करते हैं, ये आप 3 दिन का एक लेखा-जोखा लिख के लाएँगे, या डॉक्टर आपके लिखने को देंगे। जब आप वो लिख के आएँगे तो उससे पता चलेगा कि आप हो सकता है कि कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, हो सकता है कोई सिगरेट बहुत ज़्यादा पी रहा है, निकोटीन बहुत ज़्यादा ले रहा है। ये दोनों भी एक कारण है अर्जेंसी और अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस होने के। तो इसके कारण भी कभी-कभी दिक्कत होती है। कोई आदमी पानी ही पी रहा है, कोई आदमी डेली 2 बियर पी रहा है। तो इसके कारण भी आप इतना ज़्यादा इनटेक है कि पेशाब बार-बार होता है और आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंट्रोल करनी है, जैसे पानी कम पीना, सिगरेट कम करना, कॉफ़ी कम करना, ये सब चीज़। तो ये ब्लैडर डायरी से हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है और हम इसको मॉडिफ़ाई करते हैं। अगर पहली चीज़ है लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन ट्रीटमेंट का पार्ट, अगर इससे भी नहीं ठीक होता है, तो हम लोग दवाइयाँ स्टार्ट करते हैं। दवाइयाँ 2-3 दवाइयाँ हैं, उसी का डोज़ ऊपर-नीचे करने से कभी-कभी बहुत आराम मिलता है और कंट्रोल होता है। दवाइयों से भी अगर नहीं ठीक होता है, तो हमें और जाँच की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि पेशाब की धार की जाँच, यूरोफ्लोमेट्री जाँच करवाना। कभी हो सकता है कि हमें पेशाब की थैली की और पेशाब के रास्ते की दूरबीन से जाँच करनी पड़े, सिस्टोस्कोपी करना पड़े। कभी हो सकता है कि हमें यूरोडायनामिक स्टडी करना पड़े, जो कि एडवांस टेस्ट है, जो पेशाब की थैली का प्रेशर, पेशाब के रास्ते में कैसी स्थिति है, आप कितना पेशाब जमा कर पाते हैं, कब आपको सेंसेशन होता है, कब आपकी पेशाब की थैली दब जाती है, आप पेट से जोड़ लगा के पेशाब करते हैं ना, आपकी पेशाब की थैली में ताकत है या नहीं, ये सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। यूरोडायनामिक स्टडी के बाद हम लोग फिर से डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। बहुत सारे पेशेंट जो नर्व रिलेटेड डिजीज़ है, जैसे किसी को स्ट्रोक हो गया, किसी को स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई, जिसके कारण ब्लैडर तक नसें या दिमाग का जो कंट्रोल है नहीं पहुँच पा रहा है। उन सब पेशेंट्स में हो सकता है कि 4-4 घंटे पे खुद से पाइप डाल के पेशाब को खाली करना पड़े, या पेशाब की थैली को खाली करना पड़े, या हो सकता है कि लगातार आपको पाइप पे भी रहना पड़े। अगर इसके बावजूद भी कभी-कभी नहीं ठीक होता है, तो आजकल के दिन बोटुलिनम टॉक्सिन, अर्जेंसी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए बोटुलिनम टॉक्सिन यूज़ होता है।
वो इंजेक्शन हम पेशाब की थैली में देते हैं, जिसके कारण वो स्थिरता एक आ जाती है और पेशाब होता है। कभी-कभी जो स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, उसके लिए सर्जरी होती है। मानिए चीखने और खाँसने पे आप एक्सरसाइज करने के बाद भी अगर आपका ठीक नहीं होता है और आप फिर भी पेशाब लीक कर रहे हैं, तो एक मेश लगता है आपके पेशाब के रास्ते में नीचे से, जैसे पेशाब का रास्ता नीचे से मेश की तरह या कुछ सपोर्ट लगाया जाता है ताकि वो ढीली ना हो और आपको पेशाब कंट्रोल करने में मदद मिले। पुरुषों में भी कर सकते हैं और महिलाओं में भी कर सकते हैं।